नमस्कार, मैं पवन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं खबरें अब तक में। आज के शो में हम कुछ ऐसे सवाल उठाएंगे जो सिर्फ खबर नहीं, हकीकत का आईना है। हम आपको दिखाएंगे राजस्थान के जैसलमेर की वो घटना जिसने एक साथ 21 जिंदगियों को निगल लिया। इसके साथ आपको बताएंगे यूपी विधान परिषद चुनाव में समाजवादी पार्टी की वो चाल जिससे अखिलेश यादव अपनी कुर्सी बचाने की जुगत में लगे हैं। और फिर बात होगी बिहार चुनाव की, जहां एक तरफ एनडीए ने सीटों का ऐलान कर दिया है तो दूसरी तरफ महागठबंधन बिखरने की कगार पर है। और अंत में दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जहां योगी सरकार के ऑपरेशन क्लीन ने माफियों की नींद उड़ा दी है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की हर खबर में है बड़ा असर और हर रिपोर्ट के पीछे है बड़ा खुलासा। लेकिन इससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजस्थान बस अग्निकांड में 21 मौतें, पहली एफआईआर दर्ज, घायलों का इलाज जारी। अब दिल्ली में चला सकेंगे ग्रीन पटाखे, सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति। जेडीयू ने जारी की पहली लिस्ट, 57 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। महाभारत के कर्ण पंकज धीर का निधन, 68 की उम्र में कैंसर से हारे जंग। ओपी राजभर की बीजेपी को खुली चुनौती, सुभाषपा ने 47 उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी। जुबीन मौत मामले में गिरफ्तार आरोपियों पर फैंस का पथराव, जेल के बाहर तनाव बढ़ा। बंगाल में एक और छात्रा के साथ दरिंदगी, इंजीनियरिंग कर रही युवती से दुष्कर्म। बॉम्बे हाई कोर्ट से राखी सावंत को झटका, पति के खिलाफ दर्ज एफआईआर खारिज। यूपी में सोने चांदी ने तोड़ा हर रिकॉर्ड, 1,29,040 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा गोल्ड। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 575 अंक चढ़ा, निफ्टी 25,300 के पार। तो चलिए खबरें अब तक में शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपने पहले खास मुद्दे के बारे में। आपने कई सड़क हादसे देखे होंगे, लेकिन राजस्थान के जैसलमेर में हुआ हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक परिवार की, एक गांव की और कई जिंदगियों की एक साथ लपटों में समा जाने की कहानी बन गया। क्या ये महज एक तकनीकी खराबी थी या किसी लापरवाही की कीमत? वो बच्चे जो त्योहार की छुट्टियों में घर लौट रहे थे, वो महिलाएं जो रिश्तेदारों से मिलने निकली थीं, क्या उन्हें पता था कि ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होगा? आपको बता दें, राजस्थान के जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर मंगलवार दोपहर 3 बजे एक दिल दहलाने वाला हादसा हुआ। 57 यात्रियों को लेकर जोधपुर की ओर जा रही एक प्राइवेट स्लीपर बस अचानक आग की लपेट में आ गई। इस भयावह आग में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस घटना ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। दरअसल बस जैसे ही जैसलमेर से चली, महज 10 किलोमीटर दूर पहुंची, अचानक उसके पिछले हिस्से से धुआं निकलने लगा। ड्राइवर ने बस रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि धमाके की आवाज आई, फिर बस आग की लपट में घिर गई। लोग बस के आसपास झुलसे हुए पड़े थे, अंदर शवों का ढेर था। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग, राहगीर और आसपास में तैनात सेना के जवान मौके पर पहुंचे। बचाव के प्रयास किए गए, कुछ यात्रियों को बाहर निकाला गया, लेकिन बस में मौजूद अधिकतर लोग बाहर नहीं निकल सके। चश्मदीदों के अनुसार बस में ना तो इमरजेंसी गेट था और ना ही विंडो तोड़ने वाले हैमर, जिससे लोग बाहर नहीं निकल पाए। ऐसे में सवाल उठते हैं कि बस एकदम नई थी, लेकिन उसमें इमरजेंसी गेट नहीं था, विंडो तोड़ने वाले हैमर भी नहीं थे, यात्रियों के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। क्या स्लीपर बसों की फिटनेस की कोई जांच नहीं होती? वहीं राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ने हादसे के बाद मौके का मुआयजा किया, यानी मौके पर गए। उन्होंने बताया कि बस में विस्फोटक जैसी घटना हुई थी। बताया जा रहा है कि हादसे की शिकार बस 1 अक्टूबर 2025 को रजिस्टर्ड हुई थी और इसका ऑल इंडिया परमिट 9 अक्टूबर को जारी किया गया था। बस जैसलमेर से जोधपुर के बीच ये महज चौथी यात्रा कर रही थी। यात्रियों ने बताया कि ये बस एक सामान्य बस थी जिसे मॉडिफाई कर स्लीपर में बदला गया था, लेकिन उसमें आपातकालीन सुरक्षा के साधन नहीं थे। वहीं ये आग कैसे लगी, इसकी 3 संभावनाएं सामने आई हैं। पहली एसी कंप्रेसर का विस्फोट, दूसरा शॉर्ट सर्किट और तीसरा पटाखों का विस्फोट। फिलहाल
एफएसएल की टीम इन पहलुओं की जांच कर रही है। हादसे में जिन 21 यात्रियों की मौत हुई है उनमें महिलाएं, बच्चे और पूरे परिवार तक शामिल हैं। महेंद्र मेघवाल जो गोला बारूद डिपो में पोस्टेड हैं, उनका पूरा परिवार इस हादसे में जलकर खत्म हो गया। शव इतनी बुरी तरह जल चुके हैं कि डीएनए टेस्ट के बिना उनकी पहचान संभव नहीं है। शवों को फिलहाल जोधपुर के एमजीएच हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखा गया है, जहां परिवारजनों से डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हादसे पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री ने तुरंत विशेष विमान से जैसलमेर और जोधपुर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया और घायलों से मुलाकात की। हादसे में घायल 16 यात्रियों को पहले जवाहर हॉस्पिटल जैसलमेर में भर्ती किया गया, वहां से गंभीर घायलों को जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में शिफ्ट किया गया। इनमें से 11 की हालत नाजुक है, 5 वेंटिलेटर पर हैं, जबकि 6 का इलाज आईसीयू में हो रहा है। वहीं इस हादसे के बाद विपक्षियों के हमले भी तेज हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर मौतों के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जैसलमेर से लेकर जयपुर तक हो रही घटनाएं सरकारी नाकामयाबी का नतीजा है। जाहिर है, इस हादसे के बाद कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जैसे क्या स्लीपर बसों के मॉडिफिकेशन की कोई मान्यता नहीं होती? नई बस में सुरक्षा के बुनियादी इंतजाम क्यों नहीं थे? क्या पटाखों जैसे ज्वलनशील सामान पर बम्बों से पाबंदी थी? माफ करिएगा, बसों में पाबंदी नहीं है। अगर सही समय पर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस पहुंचती तो क्या कुछ जिंदगियां बच नहीं सकती थी? देखा जाए तो यह हादसा सिर्फ लपटों में घिरी एक बस की कहानी नहीं है। ये उन नीतियों, उन तैयारियों और उस सिस्टम पर सवाल है जो आज भी आम लोगों की जान की कीमत समझ नहीं पाया है। दीपावली पर रोशनी की उम्मीद लेकर सफर पर निकले लोगों की जिंदगी यूं ही धुएं में गुम हो जाएगी, किसे पता था। अब समय सिर्फ संवेदना प्रकट करने का नहीं, बल्कि जिम्मेदारों को जवाबदेह बनाने का है, क्योंकि अगली बार ये हादसा किसी और के साथ नहीं बल्कि हमारे अपनों के साथ भी हो सकता है। खैर, इसी के साथ खबर अब तक में रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी कि 2026 में होने वाले विधान परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी ने 2026 में होने वाले स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए अपने 5 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी के इस कदम को न सिर्फ चुनावी रणनीति बल्कि विधान परिषद में विपक्ष के नेता का दर्जा बचाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें, इस बार कुल 11 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, जिनमें से 5 स्नातक और 6 शिक्षक क्षेत्र की सीटें शामिल हैं। इन सीटों पर मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल 30 नवंबर 2026 को खत्म हो रहा है। इसी के चलते समाजवादी पार्टी ने दांव चला है और मैदान में 5 नाम उतारे। लेकिन ये सिर्फ टिकट नहीं बल्कि उस डर का इलाज है जो अखिलेश यादव को अगले साल अपनी पद की कुर्सी गंवाने का भी है। नहीं समझे ना आप? तो चलिए आपको पूरी कहानी समझाते हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी कि 2026 के अंत में विधान परिषद की 11 सीटों पर चुनाव होने हैं। इसमें 5 स्नातक और 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीटें शामिल हैं, लेकिन राजनीति का पारा अभी से चढ़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने इन सीटों के लिए अपने 5 उम्मीदवारों की घोषणा करके शुरुआती बढ़त लेने की कोशिश की है। इन उम्मीदवारों में 3 स्नातक और 2 शिक्षक क्षेत्र के हैं, जिसमें इलाहाबाद झांसी स्नातक क्षेत्र से डॉक्टर मान सिंह यादव, वाराणसी स्नातक क्षेत्र से आशुतोष सिन्हा, लखनऊ स्नातक क्षेत्र से कांति सिंह, वाराणसी शिक्षक क्षेत्र से लाल बिहारी यादव, गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक क्षेत्र से कमलेश यादव। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने जिन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं उनमें से 3 पर वही चेहरे हैं जो 2020 में चुनाव जीते थे। जाहिर है, पार्टी ने पुराने भरोसेमंद चेहरों पर दोबारा दांव लगाया है, जबकि 2 सीटों पर नए नाम उतारे गए हैं। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसमें कोई भी मतदाता 16 किलोमीटर से अधिक दूरी तय न करे। एक ही व्यक्ति अगर शिक्षक और स्नातक दोनों का मतदाता है तो दोनों वोट एक ही केंद्र पर डाल सकेगा। नई वोटर लिस्ट 1 नवंबर 2025 को अर्थात तिथि के आधार पर बनेगी।
ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल OTP के जरिए आवेदन की सुविधा मिलेगी। वोटर लिस्ट का डिजिटलकरण, वेरिफिकेशन कॉल पर खास फोकस रहेगा। तो चलिए अब आते हैं उन सवालों पर जो अखिलेश यादव को सताने लगे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी इस रणनीति के पीछे एक बड़ा डर है और वो ये है कि अगर पार्टी इन 11 में से 3 सीटें भी नहीं जीत पाती है तो अखिलेश यादव की पार्टी से विपक्ष के नेता का दर्जा छिन सकता है। विधान परिषद में फिलहाल सपा के 10 सदस्य हैं जो LOP पद के लिए जरूरी न्यूनतम संख्या है। अगर एक भी सदस्य कम हुआ तो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी सिर्फ एक नाम बनकर रह जाएगी और यही कारण है कि अखिलेश यादव ने 1 साल पहले ही तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने भी साफ कहा है कि ये चुनाव भले ही पार्टी के चिन्ह पर नहीं लड़े जाते हैं, लेकिन जीते हुए सदस्य अंत में पार्टी लाइन से ही जुड़ जाते हैं और अगर हम कम सीटें लाते हैं तो असर हमारे दर्जे पर सीधा पड़ेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की पकड़ अब भी काफ़ी मजबूत है। विधान परिषद की 100 सीटों में से 80 से 83 के बीच में भारतीय जनता पार्टी के NDA के पास है। ऐसे में ये चुनाव सत्तारूढ़ पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई तो है ही, लेकिन उसकी ताकत पर भी ज़्यादा असर नहीं डालते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के लिए ये सियासी अस्तित्व की परीक्षा बन चुका है। साल 2024 का विधान परिषद चुनाव एक नंबर गेम नहीं बल्कि पद और पहचान बनाने की लड़ाई है। ऐसे में सवाल है कि समाजवादी पार्टी ने शुरुआती मोहरे चल दिए हैं, लेकिन क्या ये मोहरे राजनीतिक शतरंज में राजा को बचा पाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी की मजबूत गड़ी हुई बिसात पर हर चाल को रोक देंगे। अब नज़र बाकी दलों की चालों पर है और सबसे ज़्यादा नज़र जनता की उस वोट पर है जो सबसे निर्णायक साबित होगी। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव 2025 की रणभेरी बच चुकी है। एक ओर जहां NDA ने सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के खेमे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जी हां, सीट शेयरिंग को लेकर राजद और कांग्रेस के बीच सियासी रस्साकसी अब खुलकर सामने आ चुकी है। कांग्रेस अपनी पुरानी हैसियत और हालिया जनसभाओं की भीड़ को आधार मानकर 60 सीटों की मांग पर अड़ी है, जबकि राजद उसे 55 से ज़्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। राजद के मुताबिक कांग्रेस का पिछला प्रदर्शन बेहद खराब रहा, ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में सीट देना सही नहीं है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस का नेताओं का तर्क है, या यूं कहें कांग्रेस के नेताओं का तर्क है कि महागठबंधन में अगर कोई नया दल जुड़ता है तो कुर्बानी हमेशा कांग्रेस ही क्यों दे। कांग्रेस को संख्या नहीं जिताऊ गुणवत्ता वाली सीटें चाहिए। आपको बता दें, बैठक के कई दौर नाकामयाब रहने के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव खुद दिल्ली पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिलने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली में मौजूद रहने के बावजूद राहुल ने तेजस्वी को मिलने का समय नहीं दिया। इसके बाद तेजस्वी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल और बिहार प्रभारी कृष्ण अलवारूक से मुलाकात की। हालांकि बैठक के बाद भी सीट शेयरिंग को लेकर कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। इसी दौरान तेजस्वी यादव को IRCTC घोटाले में कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। उन्हें आरोपी बनाया गया है, जिससे कांग्रेस अब सख्त रुख अपनाए हुए है। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी अब समझौते के मूड में नहीं है। राहुल गांधी की यात्राओं में उमड़ी भीड़ को देखते हुए कांग्रेस के रणनीतिकार मान रहे हैं कि पार्टी का जनाधार बड़ा है और ऐसे में उसे सम्मानजनक सीटें मिलनी ही चाहिए। राहुल गांधी ने भी नेताओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि 60 सीटों की मांग पर डटे रहें, चाहे इसके लिए कुछ भी करना क्यों ना पड़े। कांग्रेस ने अपने संभावित 76 उम्मीदवारों के नाम भी तय कर लिए हैं और जल्द ही टिकट वितरण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आपको बता दें, राजद और कांग्रेस के बीच पिछले 5 दिनों से बातचीत बंद है। महागठबंधन में अब तक सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन सकी है, लेकिन इस बीच लेफ्ट दलों ने अपने उम्मीदवारों के नाम तय करने और पर्चा भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। CPI के कई उम्मीदवारों ने मंगलवार को नामांकन दाखिल कर दिया है। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे में एक और पेच मुकेश सहनी VIP पार्टी ने डाल दिया है। पार्टी 30 सीटों की मांग कर रही है। खबर है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो NDA में वापसी भी कर सकते हैं। साहनी ने अपने सभी विकल्प खुले रखे हैं। दरअसल कांग्रेस और राजद के बीच खींचतान बैसी, बहादुरगंज, रानीगंज,
कहलगांव और सरसा जैसी सीटों को लेकर है। दोनों ही पार्टी इन सीटों को अपना मजबूत गढ़ बताकर दावा ठोक रही हैं। फिलहाल जहां एनडीए चुनावी जंग के लिए तैयार है, वहीं महागठबंधन अभी भी कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा उसकी उधेड़-बुन में उलझा हुआ है। चुनाव नजदीक है, वक्त कम है और मतदाता अब जवाब चाहता है। नजरें अब पटना और दिल्ली दोनों पर टिकी हैं। क्या कांग्रेस और राजद मिलकर 2025 की जंग लड़ेंगे या सीटों की सियासत दोनों के रास्ते अलग कर देगी? सवाल अब सिर्फ गठबंधन में कितनी सीटें किसे मिलेंगी का नहीं, सवाल ये भी है कि क्या बिहार में आरजेडी और कांग्रेस का साथ बरकरार रह पाएगा या फिर राहुल गांधी की भीड़ और तेजस्वी यादव की लीडरशिप के बीच महागठबंधन कहीं बिखर तो नहीं जाएगा। अब देखना यह होगा कि बिहार में तेजस्वी का नेतृत्व और राहुल गांधी का भरोसा एक ही छत के नीचे टिक पाते हैं या नहीं, क्योंकि सवाल सिर्फ सीटों का नहीं, अस्तित्व का है और अगली सरकार के सपने का भी है। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। जब इरादा साफ हो तो नतीजे भी दमदार आते हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति का असर अब आंकड़ों में भी दिखने लगा है। अपराध और अपराधियों के खिलाफ सीएम योगी की सख्ती ने प्रदेश में कानून का राज मजबूत किया है। मिशन शक्ति 5.0 जैसे अभियानों के तहत महिलाओं की सुरक्षा और अपराधियों पर कार्रवाई में उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो रफ्तार पकड़ी है वह पूरे देश के लिए मिसाल बनती जा रही है। आपको बता दें, पिछले 8.5 सालों में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 15,726 मुठभेड़ों को अंजाम दिया, जिसमें 256 कुख्यात अपराधियों को मार गिराया गया। ये वही अपराधी थे जिनके नाम से इलाके में दहशत हुआ करती थी, लेकिन अब या तो वो सलाखों के पीछे हैं या प्रदेश छोड़कर जा चुके हैं। पुलिस के मुताबिक इस दौरान 31,960 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 10,324 अपराधी घायल हुए। वहीं एनकाउंटर के मामले में मेरठ जोन से सबसे आगे रहते हुए अपराधियों की कमर तोड़ दी गई है। यहां अब तक 4,453 मुठभेड़ें हुई, जिसमें 85 अपराधियों का अंत हुआ। ये आंकड़े इस बात का सबूत है कि मेरठ जोन अपराधियों के खिलाफ सबसे सख्त और एक्टिव रहा। वहीं दूसरी तरफ वाराणसी और आगरा जोन में भी अपना दम दिखाया। वाराणसी जोन में 1,108 मुठभेड़ों में 27 अपराधी ढेर हुए और 2,128 गिरफ्तार किए गए। तो वहीं आगरा जोन में 2,374 मुठभेड़ें हुई, 22 अपराधी मारे गए, 5,631 गिरफ्तार किए गए। इन जोनों में भी पुलिस की कार्रवाई ने अपराधियों के मन में डर पैदा किया है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों की गतिविधियों में भारी गिरावट आई है। जाहिर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त नीति और उत्तर प्रदेश पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने यह साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश अब गुंडों और माफियों के लिए नहीं बल्कि कानून के राज का प्रदेश बन चुका है। मिशन शक्ति हो या एनकाउंटर, संदेश साफ है कि अपराध करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में पुलिस का ये बुलडोजर और किस किस पर चलेगा, क्योंकि योगी राज में गुंडे नहीं सिर्फ गवर्नेंस चलती है। तो आपने देखा कैसे एक स्लीपर बस में लगी आग ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। कैसे राजनीतिक गठबंधन अब सिर्फ तालमेल नहीं बल्कि टकराव बनते जा रहे हैं और कैसे एक मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति अपराधियों के लिए बुरे सपने जैसा बन गया है। हर खबर ने हमें सोचने पर मजबूर किया कि क्या हमारी व्यवस्था आज भी इतनी कमजोर है जहां सफर मौत बन जाए, जहां सियासी साझेदारी स्वार्थ में बदल जाए और जहां कानून का डर नहीं होता अगर लाठी की सख्ती ना हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन खबरों से सबक लिया जाएगा या फिर अगली घटना तक सब कुछ भुला दिया जाएगा। ये जिम्मेदारी सिर्फ नेताओं या सिस्टम की नहीं, हमारी और आपकी भी है। इसी सोच के साथ आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों, बड़े खुलासे और बेबाक सवालों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।